नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मानवी की क्लासेस में। यह सीट्यूल का पार्ट 3 है। आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जा करके देखें, ठीक है, जिसके बाद आपको सीट्यूल अच्छे से समझ आएगा। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था, सीट्यूल के 2 मुख्य परिणाम डिस्कस किए थे। 2 ध्रुवीय विश्व क्या है तथा सीट्यूल के दायरे क्या हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों डिस्कस करेंगे गुट निरपेक्षता क्या है तथा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है बच्चों, गुट निरपेक्षता का अर्थ है दोनों महाशक्ति से सीमित दूरी बनाए रखना तथा किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है बच्चों, देखो सीट्यूल के समय क्या हो रहा था, जो अल्प विकसित देश थे वो महाशक्तियों से जुड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे, उनको यह डर लगा रहता था कि यार अगर हम किसी भी महाशक्ति से जुड़ते हैं, हम अभी अभी नए आज़ाद हुए हैं और हम किसी महाशक्ति से जुड़ते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं, हम दोबारा गुलाम बन सकते हैं। तो उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई, उसको गुट निरपेक्षता आंदोलन कहा गया। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। शीत युद्ध के समय, तो बच्चों शीत युद्ध के समय विश्व के अल्प विकसित देश अमेरिकी या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे थे। ठीक है, परंतु कुछ नव स्वतंत्र देशों को डर था कि वह यदि किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, इसलिए उन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला किया, जिसको गुट निरपेक्षता कहा गया। और बच्चों आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि दुनिया में भारत वो देश था जिसने दुनिया के सामने गुट निरपेक्षता जैसी नीति या विकल्प दुनिया के सामने रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर है, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, और बेलग्रेड साइबेरिया में एक जगह है, वहाँ पर हुआ। ठीक है, 1 नंबर में आते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश तथा संस्थापक नेताओं के नाम लिखिए, यानी कि उन देशों के नाम बताने हैं जिन्होंने गुट निरपेक्षता की स्थापना करी तथा उन नेताओं के नाम बताने जिन्होंने गुट निरपेक्षता की स्थापना करी। तो सबसे पहले भारत। ठीक है, भारत से थे जवाहरलाल नेहरू। देखो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ही विश्व में वो नेता थे जिन्होंने विश्व के सामने गुट निरपेक्षता जैसा विकल्प रखा, दुनिया के देशों को विकल्प दिया कि तुम सोवियत संघ और अमेरिकी गुट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम एक नई नीति भी अपना सकते हो कि किसी भी गुट में शामिल मत हो। ठीक है, दूसरा बच्चों देश था मिस्र। मिस्र के नेता थे गुलाम अब्दुल नासिर। तीसरा बच्चों इंडोनेशिया से थे सुकर्नो। अगला था यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो। घाना से थे वामा नक्रुमा। देखो बच्चों, याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा नाम, लेकिन अगर तुम इसको बार बार देखोगे, बार बार याद करोगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा। बड़ा आसान है इसको याद करना। ठीक है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बार बार देखो, बार बार याद करो और ये आसानी से याद हो जाएगा। बड़ी छोटी सी चीज़ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, नव स्वतंत्र देशों द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई थी। ठीक है, तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है स्वतंत्रता बरकरार रखना। ठीक है, जब बच्चों शीत युद्ध चला सन 1945 में, उसके बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए जिनमें से भारत भी एक था। ठीक है, और दुनिया के बहुत सारे देश किसी न किसी गुट में शामिल होने लगे। तो ये जो नए नए देश आज़ाद हुए थे ना, इनको ये डर था यार अगर हम किसी गुट में शामिल हो गए तो फिर उस महाशक्ति की बात सुननी पड़ेगी, और क्या पता आज वो महाशक्ति हमारे संसाधनों पर कब्जा करेगा, कल को पूरे देश पर कब्जा कर ले और देश को गुलाम बना ले। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए गुट निरपेक्षता वाले देश किसी भी देश में सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। दूसरा कारण था बच्चों जिसके कारण देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, वो था अपने स्वतंत्र विदेश नीति रखना। बच्चों ये छोटे देश किसी गुट में शामिल होते तो उन्हें उसी महाशक्ति के नेतृत्व का पालन करना पड़ता, उसी महाशक्ति के आदेशों का पालन करता, और वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रख पाते। ठीक है, उन्हें इस बात की छूट नहीं होती कि वो किसके साथ अच्छे संबंध बनाए और किसके साथ
संबंध ना बनाए, ठीक है। लेकिन जैसे उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया तो उन्हें पूरी पूरी छूट मिली कि अगर आपको अमेरिका के साथ जुड़ना है तो आप अमेरिका के साथ जुड़ सकते हो, ब्रिटेन के साथ जुड़ सकते हो, सोवियत संघ के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे बना सकते हो। ये पूरी पूरी स्वतंत्रता मिली। अगला पॉइंट था बच्चों वैचारिक युद्ध से बचना। देखो बच्चों, दोनों शीत युद्ध के समय विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था। पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, पूंजीवादी देश अमेरिका में शामिल है, साम्यवादी देश सोवियत संघ में शामिल है। तो इन देशों ने क्या सोचा, जो नए देश आज़ाद हुए थे, कि हम विचारधाराओं के युद्ध से बचना चाहते हैं और अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं, ठीक है। अगला जो कारण था अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखो बच्चों, किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब था कि अपनी सुरक्षा को चुनौती देना, ठीक है, या अपनी सुरक्षा के साथ खेलना। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम नाटो में सम्मिलित हो, ठीक है, और नाटो में सम्मिलित होने के बाद अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो तुमको जाकर के युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे तुम्हारी सुरक्षा को हानि पहुंचेगी। तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अगला जो बच्चों क्वेश्चन है जिसको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, वो है, पढ़ता हूँ, क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थतावाद व पृथकवाद है? तो इसका आंसर है नहीं। ना तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थतावाद है और ना ही गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकवाद है। क्यों? क्योंकि तटस्थतावाद का अर्थ होता है युद्ध में शामिल ना होना, ठीक है, लेकिन भारत तथा अन्य गुटनिरपेक्षता में सम्मिलित देशों ने आत्मरक्षा के लिए या युद्ध टालने के लिए युद्ध में शामिल हुए, ठीक है, जैसे भारत ने सन 1971 में भी युद्ध लड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है गुटनिरपेक्षता का तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में शामिल होते हुए भी देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, क्या गुटनिरपेक्षता का पृथक? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं, क्योंकि पृथकवाद का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहना, ठीक है। लेकिन गुटनिरपेक्षता नीति में शामिल देश प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता कराई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते रहे। जैसे कि भारत का उदाहरण तुम देख सकते हो। भारत ने कोरिया संकट के समय, कांगो संकट के समय, ठीक है, दोनों महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता कराई थी, ठीक है, जो लड़ाई सुलझाने वाला काम करता है ना, वो भारत ने किया। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ ना तो तटस्थतावाद है और ना ही पृथकवाद है। अगला जो बच्चों क्वेश्चन हमारा वो है, गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य या शीत युद्ध में भारत की भूमिका बताइए। दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंगल भी पूछ सकता है कि गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य बताइए, या ये भी पूछ सकता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता में क्या भूमिका रही। साफ साफ सेम है, इसका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। इसका आंसर है बच्चों, गुटनिरपेक्षता या भारत की भूमिका थी किसी भी गुट में शामिल ना होना, ठीक है। भारत ने ये विकल्प रखा लोगों के बीच या देशों के बीच कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो, किसी भी गुट में शामिल होकर खतरा मोल ना उठाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों, नव स्वतंत्र देशों को गुट में जाने से रोकना। कोई भी देश जो नया नया आज़ाद हुआ है उसे गुट में, किसी भी गुट में सम्मिलित होने से रोका जाए। अगला जो बच्चों पॉइंट है वो है दोनों महाशक्तियों व गुटों के बीच मध्यस्थता कराना, ठीक है। भारत ने कोरिया संकट के समय और कांगो संकट के समय दोनों महाशक्तियों के बीच लड़ाई सुलझाने का काम किया, ठीक है, और मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन का, दोनों महाशक्तियों से मित्रता व सीमित दूरी बनाए रखना, ठीक है। यानी कि ना तो किसी महाशक्ति से पूरी ही तरह शत्रुता कर ले, ठीक है, और ना ही पूरी तरीके से मित्रता। उनसे क्या रखनी है, सीमित दूरी रखनी है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण, भारत ने दोनों महाशक्तियों से सीमित दूरी बनाए रखी, ना तो किसी महाशक्ति से ज़्यादा लगाव रखा और ना ही किसी महाशक्ति से ज़्यादा शत्रुता रखी। इसका उदाहरण मिलता है सन 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की, ठीक है, और सन 1962 के समय जब भारत पर संकट मंडरा रहा था, भारत चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो उसने अमेरिका से मदद ली, ठीक है। इसका लास्ट बच्चों इसका जो पॉइंट है वो है विश्व के सामने एक नया विकल्प रखा। उस समय शीत युद्ध के समय विश्व के सामने बस 2 विकल्प थे, या तो अमेरिकी गुट में शामिल हो जाओ या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाओ, ठीक है। लेकिन भारत ने दुनिया के सामने एक नया विकल्प रखा
कि बेटा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नया विकल्प चुन सकते हो गुटनिरपेक्षता। ना तो हम सोवियत संघ में शामिल होंगे और ना हम अमेरिका में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना क्यों की जाती है? हाँ बच्चों, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना भी की जाती है क्योंकि इसके पीछे रीज़न दिया जाता है, आलोचक मानते हैं, क्योंकि भारत ने कभी कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया, यानी कि ना तो कभी अमेरिका का पक्ष लिया और ना ही कभी सोवियत संघ का पक्ष लिया। दूसरा बच्चों इसका पॉइंट है, सन 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की, 20 वर्षीय सैन्य संधि की। ठीक है, तो आलोचक ऐसा मानते हैं कि भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है तथा उसके उद्देश्य बताइए। देखो बच्चों, सन 1945 से लेकर सन 1991 तक 1991 तक शीत युद्ध चला। लड़ाई और डर और तनाव का माहौल बना रहा, युद्ध होने की स्थिति बनी रही, आपसी विश्वास की कमी थी देशों के बीच। जब ऐसा माहौल हो तो उस समय विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे थे अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश का विकास करने के लिए, ठीक है, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से एक था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो अब हम जानेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के UNCTD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम में एक रिपोर्ट टूवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था कहा गया। ये बच्चों सन 1972 में UNCTD का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें एक नई रिपोर्ट रखी सामने, जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी, जिसको नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया। ठीक है, इस रिपोर्ट का बच्चों उद्देश्य था वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, इस रिपोर्ट का उद्देश्य था वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि अल्प विकसित देशों का विकास किया जा सके। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य बताइए। ठीक है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य। तो बच्चों इसके उद्देश्य बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला उद्देश्य, अल्प विकसित देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा, जिसका दोहन पश्चिमी देश कर रहे हैं। यानी कि जिन अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा, ठीक है, जिसका दोहन पहले अमेरिका या सोवियत संघ या अन्य जो विकसित देश कर रहे थे। दूसरा इसका उद्देश्य, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, ठीक है, ताकि वो पश्चिमी देशों में भी अपना सामान बेच सकें। अगला पॉइंट है बच्चों, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी लागत कम होगी, ताकि अल्प विकसित देशों का भी विकास हो सके, उनको भी नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी मिल सके। अगला बच्चों इसका पॉइंट था, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। यानी कि आर्थिक संस्थान जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनमें अल्प विकसित देशों की भूमिका बढ़ाई जाए। ठीक है, इनकी भी बात सुनी जाए, इनको भी फैसले लेने की शक्ति दी जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी शीतयुद्ध की तीसरी वीडियो कंप्लीट होती है और शीतयुद्ध चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।